गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे लेसन 3 के बारे में, जिसका नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके थे नर युग्मकोद्भिद का निर्माण और मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में। यहाँ पर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? परागण के बारे में। किसके बारे में? परागण के बारे में। कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और इस परागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं आवश्यक होती हैं और यह परागण किन अभिकर्मकों के द्वारा होता है। देखो, जो परागण है, जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन परागण एक क्रिया है, एक प्राकृतिक रूप से होने वाली, प्राकृतिक रूप से होने वाली पुष्पी पादपों में, प्राकृतिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है। और ये किसमें होती है बेटा? पुष्पी पादपों में होती है। कौन से पादपों में? पुष्पी पादपों में होती है। अब इस परागण में होता क्या है या परागण किसे कहते हैं? देखो, परागण, इससे पहले अपन बात करते परागकणों के बारे में। देखो, ये हैं परागकण। क्या है ये? परागकण। और जो परागकण हैं वो किस में बनते हैं? जो पुंकेसर होता है। क्या होता है? जो पुंकेसर होता है, ये क्या है अपने पास? एक पुंकेसर है ना, स्टामेन है। और ये कौन सा भाग है इसका? एंथर। और जो एंथर होता है इसमें होती है माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानियां। और लघु बीजाणुधानियों में किसका निर्माण होता है? परागकण का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार आपको पता है जो पुष्प का जो चौथा अवयव होता है और उसका नाम है जायांग। और जायांग की जो इकाई होती है वो क्या होती है? स्त्री केसर या अंडप होती है। क्या होती है? स्त्री केसर या अंडप होती है। ये मैंने आपको एक अंडप बनाया है। और अंडप के भागों को जानते हो आप। इसे तो कहते हैं अपन क्या? ओवेरी, इसको स्टाइल, और इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा। देखो सुनो कि परागकोश के परागकणों का स्त्री केसर की वर्ती काग्र पर स्थानांतरण, ये इन परागकणों का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो उस वह क्रिया या परागकोश के परागकणों का अंडप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इधर ध्यान दो, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, परागकोश के परागकणों का अंडप की, अंडप भी लिख सकते हो, जायांग भी लिख सकते हो, स्त्री केसर भी लिख सकते हो। परागकोश के परागकणों का अंडप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया या स्थानांतरण को अपन क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण की परिभाषा क्या हुई? पॉलिनेशन की। परागकोश के परागकणों का अंडप की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्थानांतरण की प्रक्रिया या स्थानांतरण क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब सुनो
देखो, पॉलिनेशन के लिए पहले तो परागकोश का स्फुटित होना आवश्यक होता है। आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से स्फुटित होता है। परागकोश के स्फुटित होने से ये परागकण क्या होते हैं, विमुक्त होते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। अर्थात परागकोश से परागकणों का बाहर निकलना क्या होता है, आवश्यक होता है। अब वो किसी भी माध्यम से, एक माध्यम के द्वारा ना, किसी भी माध्यम से वो कहाँ पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब माध्यम क्या क्या हो सकता है, देखो माध्यम हो सकता है जल, हो सकता है वायु, हो सकता है कीट, हो सकते हैं पक्षी, हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकता है। ठीक, इसके अलावा गिलहरी भी हो सकती है, क्या हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, घोंगे भी क्या हो सकते हैं। माध्यम, इनके माध्यम से, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, घोंगे के द्वारा, चींटियों के द्वारा, ये जो परागकण हैं वो परागकोश के परागकण कहाँ पहुंच जाते हैं, अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और इसी पहुंचने की क्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण एक प्राकृतिक रूप से होने वाली क्रिया है, एक पारितंत्र सेवा है। परागण क्या है, एक पारितंत्र सेवा है, इकोसिस्टम सर्विसेज है जो अपने आप होती है। और किन के माध्यम से, जल के माध्यम से हो सकती है, वायु के माध्यम से हो सकती है, कीटों के माध्यम से हो सकती है, पक्षियों के, चमगादड़, गिलहरी और घोंगे के माध्यम से हो सकती है। ठीक, परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि परागण किसे कहते हैं। परागण एक प्रक्रिया है जिसमें परागकोश के परागकण अंडक की कहाँ पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब ये जो परागण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, जो परागण के प्रकार हैं वो दो हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या परागण के प्रकार। और ये दो प्रकार का है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्वयं परागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, और दूसरा होता है बेटा पर परागण। क्या होता है, जिसे अपन कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक तो क्या है, स्वयं परागण, और एक होता है पर परागण। परागण दो प्रकार का है। अब सुनो, इनको मैं आपको चित्र की सहायता से समझाता हूं। ठीक, एक प्लांट ये है, एक प्रारूपिक पादप बना रहा हूं मैं, पूरा पादप नहीं बना रहा। ठीक, एक पुष्प ये है और एक पुष्प मैं यहां पर बना रहा हूं। पुष्प के भाग में आपको पढ़ा चुका हूं। दो पुष्प मैंने इस पर बनाए हैं और एक पुष्प में या दो भी बना सकता हूं।
ठीक है बेटा, दो पादप हैं ये, क्या है, मैंने यहाँ पर दो पादप बनाए हैं और ये पुष्पी पादप हैं, इन पर दो पुष्प लगे हुए हैं। अब सुनो, देखो ये वाली जो रचना है ये कौन सी है, ये वाली पुंकेसर। पुंकेसर में किसका निर्माण होता है, पराग कणों का, होता नहीं होता। और ये क्या है, जायांग। देखो एक स्थिति तो ये है, ये वाली, कि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की किस पर, वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित। ठीक। दूसरी स्थिति बनती है कि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पादप पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो, स्थानांतरित। और बेटा तीसरी स्थिति बनती है कि ये जो परागकण बने ना, ये कहां स्थानांतरित हो गए, किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। देखो स्वयं परागण किसे कहते हैं, इधर ध्यान से सुनो। स्वयं परागण किसे कहते हैं कि एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हों, स्थानांतरित होते हों। परागकोश के परागकणों का, परागकोश के, बाद में लिखूंगा चित्र मिटाने के बाद, परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प या उसी पादप पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, स्वयं परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं परागण कहते हैं। अब इधर देखो कि एक पादप के पुष्प के परागकणों का, एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वयुग्मन ऑटोगेमी, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है, सजात पुष्पी परागण, जिसे अपन जीटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी। अब सुनो, यहां पर मैंने आपको तीन स्थितियां बताई। स्वयं परागण, एक ही पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित। उसको क्या कहते हैं, स्वयं परागण। ठीक। स्वयुग्मन, देखो यहां पर ये जो फर्स्ट स्थिति बनाई है मैंने, ये वाली नंबर 1 वाली, सुनो कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि स्वयुग्मन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं स्वयुग्मन, कि एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की जायांगी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को स्वयुग्मन कहते हैं। सजात पुष्पी किसे कहते हैं, एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पादप पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अब ये जो दूसरी स्थिति बनी वो बेटा कौन सी बनी, सजात पुष्पी परागण। ठीक। अब सुनो, एक पादप के पुष्प के परागकणों का किसी दूसरे
पादप के पुष्प की, किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। जो श्वेय युग्मन चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, ये तो पहली स्थिति हुई, ये कौन सी स्थिति हुई? दूसरी स्थिति हुई, और ये स्थिति कौन सी हुई? तीसरी स्थिति हुई। ठीक, चित्र आपके दिमाग में रहेगा तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद रहेंगी, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की क्या है इसको जरूरत है। ठीक है ना। अब सुनो, अब इनको मैं मिटा रहा हूं, चित्र को लिख के बता रहा हूं आपको डेफिनेशन कैसे लिखोगे। देखो, स्वयं युग्मन की बात करें अपन, किसकी? स्वयं युग्मन। मैंने अभी बताया जो स्वयं युग्मन की क्रिया है एक ही पादप में होती है ना, एक ही पुष्प के अंदर होती है। देखो, स्वयं युग्मन परागकोश के एक पादप के पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को स्वयं युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं युग्मन कहते हैं। एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, पॉलन ग्रेन का उसी पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? स्वयं युग्मन कहते हैं। और जो स्वयं युग्मन होता है वो कौन से पादपों में होता है? कौन से पादपों में? द्विलिंगी में होता है। जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, उनमें क्या होता है? स्वयं युग्मन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मटर ले लें ना, सरसों भी आप ले सकते हो। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सजात पुष्पी। किसके बारे में? सजात पुष्पी। देखो, सजात पुष्पी को आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक, देखो, एक पादप के पुष्प के पराग कणों का उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को, पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी जीटोनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीटोनोगेमी कहते हैं। अगर अपन इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो जो मक्का है, मक्का में नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। जो नर पुष्प होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं, जो मादा पुष्प होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं। जैसे आप भुट्टा है ना, भुट्टे में वो आपने देखा होगा मटमैले रंग की सी वर्तिकाएं निकली होती हैं, तंतु से निकले होते हैं, वो कहलाती हैं बेटा, क्या कहलाती हैं? वर्तिका। वो लंबी होती है, ऊपर से परागकण गिरते हैं, नीचे उनकी वर्तिकाग्र क्या कर लेती है? उनको ग्रहण कर लेती है। अर्थात एक पादप के पुष्प के परागकणों का उसी पादप पर उपस्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? सजात पुष्पी क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। जैसे मक्का है, ककड़ी है, इसमें क्या होता है? सजात पुष्पी परागण होता है। क्या होता है? जो सजात पुष्पी परागण है, क्या है? जो सजात पुष्पी ये परागण होता है आनुवंशिक रूप से, कैसा? आनुवंशिक, जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से
आनुवंशिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण। लेकिन इकोलॉजिकली, पारिस्थितिक रूप से पर परागण होता है। क्या होता है बेटा, आनुवांशिक रूप से तो क्या है वो, स्वपरागण, लेकिन पारिस्थितिकीय रूप से क्या होता है, पर परागण होता है। अर्थात पर परागण पारिस्थितिकीय रूप से क्यों है, क्योंकि जो वर्तिकाग्र हैं वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पुष्प की जायांकी या अंडप की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपकी दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। पर परागण मैंने आपको बताया, लेकिन पर परागण को डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं कि स्वपरागण के लिए पादपों में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जिससे पादपों में स्वपरागण ही होता है, पर परागण की संभावना प्राय कम। पर परागण हो सकता है, ध्यान रहे, जिन पादपों में स्वपरागण होता है उनमें पर परागण भी हो सकता है, लेकिन जिनमें पर परागण होता है उनमें कभी भी स्वपरागण नहीं होता। ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं अपन स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलनों के बारे में। स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन। स्वपरागण के लिए युक्तियां या अनुकूलन कि उन पादपों में, उन पुष्पों में ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हैं जो उनमें स्वपरागण को क्या करता है, प्रेरित करता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता, बाइसेक्सुअलिटी। जानते हो उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प है ना, इसको अपन इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से जो द्विलिंगी पुष्प है उनमें अधिकांश संभावना किसकी होती है बेटा, किसकी होती है, स्वपरागण की होती है। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, एक ही पुष्प में क्या उपस्थित हो, नर जन्नांग व मादा जन्नांग उपस्थित हो। अगर पुष्प में क्या हो, नर जन्नांग, और नर जन्नांग के रूप में पुष्प में क्या होता है, पुमंग, वे क्या हो, मादा जन्नांग उपस्थित हो। अर्थात मादा जन्नांग के रूप में क्या होता है, गायनोशियम होती है, जायांग होती है। अब एक ही पुष्प में क्या है, पुमंग और जायांग उपस्थित, वह पुष्प क्या कहलाता है, द्विलिंगी कहलाता है। अर्थात इसके पुंकेसर के परागण जायांग की या स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। और यह किसको प्रेरित करता है, द्विलिंगता। अर्थात कह सकते हैं अधिकांश जो द्विलिंगी पादप हैं उनमें किसकी संभावना बनती है, स्वपरागण की क्या होती है, संभावना होती है। एग्जाम्पल की बात करें, इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन मटर ले लें ना, सरसों ले लें। ये दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं, और भी हैं बहुत सारे। ये कैसे हैं, दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अर्थात उभयलिंगता अधिकांशतः किसको प्रेरित करती है, किसको प्रेरित करती है, स्वपरागण को क्या करती है, प्रेरित करती है। अब दूसरे अनुकूलन की बात करें। ठीक, दूसरा अनुकूलन है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता जिसको कहते हैं अपन होमोगेमी, होमोगेमी, समकाल पक्वता, होमोगेमी। देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, पक्वता परिपक्व होना, समकाल एक ही समय में, समान समय में। किसमें, समान समय में या एक ही समय में
एक ही समय में पुमंग व जायांका, पुमंग व जायांका क्या होना, परिपक्व होना क्या कहलाता है, समकालपक्वता कहलाता है। देखो यहाँ पर एक ही समय से मतलब ये है कि जिस समय जो पुंकेसर होता है, जिस समय या कह सकते हैं जिस समय परागकोश का क्या होता है, जिस समय परागकोश का स्फुटन होता है उसी समय जो वर्तिकाग्र होती है, उसी समय जो वर्तिकाग्र होती है वो क्या हो जाती है, ग्राही हो जाती है, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। किसको, पराग कणों को, ठीक है ना, उनको अंकुरित करने के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो ये गुण क्या कहलाता है, समकालपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है, समकालपक्वता का मतलब ये होता है बेटा, एक ही समय में उस पादप के पुष्प के जायांग और पुमंग क्या हो जाएं, एक ही समय में क्या हो जाएं, परिपक्व हो जाएं। अर्थात जिस समय परागकोश का स्फुटन होता है उसी समय वर्तिकाग्र उन पराग कणों को ग्रहण करने के लिए क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है या ग्राही हो जाती है। ये गुण क्या कहलाता है, समकालपक्वता। और ऐसी देखो ये जो समकालपक्वता है बेटा ये भी द्विलिंगी में पाया जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, अर्थात जो स्वपरागण है वो द्विलिंगी में होगा और ये गुण किस में होता है, किस में है, ये द्विलिंगी में है, ठीक है ना। और ये स्वपरागण को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें ना, एग्जाम्पलों के रूप में अपन ले लें गुल अब्बास मिराबिलिस, गुल अब्बास मिराबिलिस। जो मिराबिलिस है उसमें क्या पाई जाती है, समकालपक्वता पाई जाती है। इसके अलावा सदाबहार, सदाबहार कैथेरेंथस, कैथेरेंथस और कैथेरेंथस में भी क्या पाई जाती है बेटा, समकालपक्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समकालपक्वता पाई जाती है। अब तीसरा जो कैरेक्टर है या तीसरा जो अनुकूलन है वो है आपका अनोन्यमीलता। अनोन्यमीलता क्या है, अनोन्यमीलता जिसको अपन क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। देखो पादप है उनमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक तो जो खिलते हैं क्या होते हैं, दूसरा है बेटा इसका जस्ट अपोजिट है, वो आपके अभी इसमें नहीं है, उन्मीलता। उन्मीलता जिसे अपन कहते हैं चेस्मोगेमी, ठीक। पहले तो मैं आपको उन्मीलता बताता हूं, उसका जस्ट अपोजिट क्या है, अनोन्यमीलता। देखो उन्मीलता एक गुण है, क्या है, पुष्पों का गुण है, क्या है, एक पुष्पों का गुण है। उन पुष्पों की क्या विशेषता है, जो उन्मील्य पुष्प होते हैं वो खिलते हैं, प्राय कैसे होते हैं बेटा, वायवीय होते हैं, ठीक, खिलते हैं। और कैसे होते हैं, पादप के कौन से भागों में लगे होते हैं, वायवीय भागों में लगे हुए होते हैं, ठीक। अब अनोन्यमील पुष्प किसे कहेंगे, वे पुष्प जो खिलते नहीं हैं, है ना, खिलते पुष्प खिलते नहीं हैं, पुष्प खिलते नहीं हैं, अर्थात कैसे रहते हैं, वो क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं और अधिकांशतः भूमिगत भागों में भी पाए जाते हैं। देखो जो पुष्प खिलते ही नहीं है तो क्या उनमें बाहर से परागकण आ सकते हैं, कभी नहीं। अब उस पुष्प का बेटा क्या आवश्यक है,
उभयलिंगी होना आवश्यक है। अगर वो एक लिंगी होगा तो उसमें परागण की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, फल और बीजों का निर्माण नहीं होगा। ठीक। अनोन्य मील्य पुष्प प्राय कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं और वो खिलते नहीं हैं। क्या नहीं होते? खिलते नहीं हैं। अर्थात उसी एक ही पुष्प के जो बंध है, जो पुष्प बंध है, उसके परागकोश के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? स्वयं परागण कहते हैं। अर्थात अनोन्य मीलता स्वयं परागण को क्या करती है बेटा? प्रेरित करती है। क्या करती है? स्वयं परागण को प्रेरित करती है। इसके एग्जाम्पलों की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। वायोला है, वायोला है, ठीक। कनकौआ, कनकौआ जिसे अपन कौमे लाइना कहते हैं, कौमे लाइना ना। जंकस है, क्या है? ऑक्जेलिस है, ऑक्सेलिस या ऑक्जेलिस। ये जो पादप हैं, इनके पुष्पों में क्या पाई जाती है? अनोन्य मीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनोन्य मीलता। सुनो दोबारा से। स्वयं परागण में क्या होता है? एक परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पादप पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक। अब स्वयं परागण के लिए प्रकृति ने पुष्पों को और पादपों को क्या किए? कुछ युक्तियां या अनुकूलन प्रदान किए हैं, जिनमें अपन ने यहाँ पर 3 अनुकूलनों के बारे में बात की। पहला जो अनुकूलन है वो है उभयलिंगता। पुष्प का द्विलिंगी होना अधिकांश है किसके लिए प्रेरित करता है? स्वयं परागण के लिए। समकाल पक्वता, होमोगेमी, परागकोश या कह सकते हैं पुमंग व जायांग का एक ही समय परिपक्व होना। जिस समय परागकोश का स्फुटन होता है उसी समय जो वर्तिकाग्र है वो क्या हो जाती है? ग्राही हो जाती है। किसमें होता है बेटा? इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको ना। गुलअब्बास, मिराबिले, सदाबहार, कैथेरैंथस में क्या पाया जाता है? समकाल पक्वता का गुण पाया जाता है। बात करते हैं अपन अनोन्य मीलता। अनोन्य मील्य पुष्प उन पुष्पों को कहते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं, बंद रहते हैं। और वह गुण क्या कहलाता है? अनुमिलता। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? उन्मिलता। वे पुष्प जो खिलते हैं वो पुष्प क्या कहलाते हैं? उन्मील्य पुष्प कहलाते हैं ना। गुलाब का है, सरसों का है, वो पुष्प खिलता है, वो पुष्प कैसा हुआ? उन्मील्य पुष्प। और अनोन्य मील्य जो पुष्प है वो खिलते नहीं है। उस स्थिति में बेटा क्या होगा? पर परागण तो हो ही नहीं सकता, होगा तो क्या होगा? स्वयं परागण होगा। और अनोन्मिलता किस में पाई जाती है? वायोला में होती है, कनकौआ कौमेलाइना में पाई जाती है, जंकस में होती है, ऑक्जेलिस में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये स्वयं परागण होता है समाप्त। अब बात करते हैं परागण के दूसरे प्रकार के बारे में, अपन पर परागण के बारे में। किसके बारे में? पर परागण के बारे में। पर परागण, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस यहां दिख नहीं रहा है आपको। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी मैंने आपको बताया था जो पर परागण होता है उसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। ठीक, लिख रहा हूं मैं आप पर। एक पौधे के पुष्प के परागकणों का
उसी जाति के किसी अन्य पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, जो पर परागण है उसमें एक पादप से, जो पादप है बेटा या एक जो जीव है, उसकी जो आनुवंशिक संरचना दूसरे जीव से थोड़ी क्या होती है? भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। तो पर परागण में क्या होता है? बताओ, पुनर्योजन होता है। क्या होता है? पर परागण में रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन होता है, और पुनर्योजन के फलस्वरूप क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन को क्या करता है? प्रेरित करता है, इंड्यूस्ड करता है। ठीक है ना। अब तकनीकी रूप से ये जो पर परागण है इसको अपन तकनीकी रूप से सजात परागण भी कहते हैं। पर परागण को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? सजात परागण। सजात परागण जीनोगैमी कहा जाता है। अर्थात कुल मिला के बात ये, क्रॉस पॉलिनेशन को अपन क्या कहते हैं? जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। ये किसी दूसरी जाति के नहीं, उसी की जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होता है? इसमें स्थानांतरण होता है। अब बात करें पर परागण के लिए पादपों में, पुष्पों में ऐसी कौन सी युक्तियां हैं या ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हैं जो किसको प्रेरित करते हैं? किसको? पर परागण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि एक पौधे के पुष्प के परागकणों का किसी अन्य दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो सेम जाति के होने चाहिए। ठीक है ना। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? पुनर्योजन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन के फलस्वरूप ही जीवों में या पादपों में क्या होती हैं? वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और इसे तकनीकी रूप से अपन क्या कहते हैं? सजात परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजात परागण कहते हैं। अब बात करते हैं अपन पर परागण के लिए अनुकूलनों के बारे में। किसके बारे में? कि पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां कौन कौन सी हैं? पर परागण के लिए, चलो मैं इसको मिटा देता हूं डेफिनेशन को। पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां कि इन पादपों में ऐसी कौन सी युक्तियां हैं जिससे उनमें कौन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। देखो वहां पर अपन ने बात की थी 3 कैरेक्टर के बारे में। एक तो मैंने उभयलिंगता के बारे में, ठीक, और उसके बाद मैंने आपको समकालपक्वता के बारे में बात की। किसके बारे में? समकालपक्वता के बारे में। उसके अलावा मैंने आपको अनुनिमिलता के बारे में बात की। ठीक, तो यहाँ पर ये तीनों तो हैं ही। तो सबसे पहले लेते हैं अपन, क्या लेते हैं? सबसे पहला कैरेक्टर लेते हैं, या सबसे पहला अनुकूलन लेते हैं अपन एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी।
लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। देखो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? यदि पुष्प में केवल एक ही जनन अंग उपस्थित हो, क्या हो? या तो उसमें पुंकेसर उपस्थित हो, क्या हो? या तो उसमें पुंकेसर उपस्थित हो या फिर उसमें क्या हो? जायांग उपस्थित हो। उस पुष्प को मान लिया ये अपने पास एक पुष्प है, क्या है? एक पुष्प, और ये भी अपने पास एक पुष्प है, और ये भी अपने पास एक पुष्प है। ठीक, अब सुनो, मैं तीनों स्थितियां बता रहा हूं यहां पे। देखो बेटा, यदि उसमें क्या है? पुमंग तो उपस्थित है और जायांग क्या है? अनुपस्थित, तो ऐसे पुष्प को अपन एक लिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? ये पुष्प क्या होगा? एक लिंगी होगा। लेकिन कैसा होगा? ये नर पुष्प होगा। क्या होगा? नर पुष्प होता है। इसे अपन पुंकेसरी पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसरी स्टेमनेट पुष्प भी कहते हैं। ठीक, पुष्प में केवल एक ही जन्नांग उपस्थित है। यदि पुमंग उपस्थित है तो उसको पुंकेसरी पुष्प, नर पुष्प, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब दूसरी स्थिति में देखो, जो पुमंग है वो तो है एब्सेंट, और जो जायांग है वो क्या है? प्रेजेंट। तो अब इस पुष्प को क्या कहोगे? ये जो पुष्प है बेटा वो कैसा होगा? एक लिंगी होगा। क्या होगा? एक लिंगी होगा। यहाँ पर जायांग उपस्थित है, और जायांग पुष्प का क्या होता है? मादा जन्नांग होता है। इसलिए जो पुष्प कहलाता है वो क्या कहलाता है? मादा पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा पुष्प कहलाता है। अब इसमें जायांग उपस्थित है, अंडप उपस्थित है, ठीक है ना? इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? स्त्री के स्त्री पुष्प कहते हैं। पिस्टिल उपस्थित है, पिस्टिलेट फ्लोअर, स्त्री केसरी, क्या कहते हैं बेटा? इसको पुष्प कहते हैं। ठीक है ना? तीसरी स्थिति की बात कर लें। अगर इसमें दोनों ही उपस्थित हो, पुमंग भी उपस्थित हो और जायांग भी क्या हो बेटा? उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब सुनो, ये तो मैंने आपको पुष्प की लिंगता के बारे में बताया, और एक लिंगी का मतलब है कि एक ही प्रकार के क्या है? जनन अंग उपस्थित है एक ही पुष्प में। अब सुनो, जो एक लिंगता है अर्थात एक लिंगी पुष्प में या तो बेटा क्या हो सकता? स्वयुग्मन तो कभी हो ही नहीं सकता। इसमें क्या नहीं हो सकता? स्वयुग्मन तो, ऑटोगैमी तो कभी हो ही नहीं सकती। और क्या हो सकता है? सजात पुष्पी हो सकता है। सजात पुष्पी क्या हो सकता है? परागण हो सकता है और पर परागण हो सकता है। क्या हो सकता है? सजात पुष्पी परागण हो सकता है और पर परागण हो सकता है। अब सुनो, अपन बात करें, आपने कभी लौकी के पुष्प देखे? घिया के या तोरई के? ये बेटा जो पुष्प हैं वो एक लिंगी होते हैं ना। नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं। लेकिन लौकी और तुरई में, तोरई या तोरई, इनमें ये जो पुष्प होते हैं नर व मादा अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? नर व मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही पादप पर लगे होते हैं। इसलिए इनमें कौन सा होता है? सजात पुष्पी क्या होता है? परागण होता है। क्या होता है? सजात पुष्पी परागण होता है। बात करें अपन पपीता की, किसकी बात करें? जो पपीता है वो बेटा पादप ही अलग होता है। नर पादप अलग होता है और मादा पादप क्या होता है? अलग होता है। नर पादप में कभी भी पपीते का फल नहीं आता। जो मादा पादप है उसमें क्या आता है? पपीते का फल आता है।
तो उस स्थिति में जब नर एवं मादा पादप अलग अलग हो गए तो उस स्थिति में कौन सा परागण होगा? पर परागण ही होगा। क्या होगा? पर परागण ही होता है। ठीक है ना। अब सुनो, जैसे अपन घर में अगर अपन अकेला पपीता का पौधा लगा देते हैं तो क्या उसमें कभी फलों का विकास होता है? नहीं होता। क्योंकि कौन सी क्रिया नहीं होती उसमें? परागण की क्रिया। अगर आसपास कोई दूसरा या बहुत सारे पपीते के पौधे नहीं है तो जो अकेला आपके घर में जो लगा हुआ है वो उसमें क्या नहीं आते, छोटे छोटे से बनते हैं, लेकिन बेटा कभी भी राइप नहीं होते, कभी भी फल का विकास नहीं होता, वो पकते नहीं है ना। छोटे छोटे से आते हैं, वो क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। कौन सी क्रिया नहीं हुई उसमें? परागण की क्रिया नहीं हुई। परागण की क्रिया नहीं हुई इसलिए निषेचन नहीं हुआ। निषेचन नहीं हुआ तो अंडाशय फल में परिवर्तित नहीं हुआ और जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित नहीं हुए। इस स्थिति में एक लिंगता की स्थिति किसके लिए प्रेरित करती है? पर परागण के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक। अब दूसरी बात करते हैं अपन भिन्न काल पक्वता के बारे में। मिटा दो इसको। भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी, वहां पर मैंने आपको समकाल पक्वता बताया था ना। स्वपरागण के लिए समकाल पक्वता और पर परागण के लिए क्या? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? डाइकोगेमी। क्या कहते हैं? डाइकोगेमी। देखो नाम से भी इंडिकेट है कि पौधे के पुष्प में पुमंग व जायांग, किसमें? पौधों या पौधे के पुष्प में पुमंग व जायांग, पुमंग व जायांग भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न समय पर क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। समकाल पक्वता पुमंग व जायांग का एक ही समय क्या होना? परिपक्व होना। और भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या हुआ? जायांग व पुमंग का अलग अलग समय पर या भिन्न भिन्न समय पर क्या होना? परिपक्व होना। क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता कहलाता है। अब ये जो भिन्न काल पक्वता है बेटा वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पुपूर्वता, पूर्वता, जिसे अपन प्रोटेंड्री, और दूसरी होती है स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी। ठीक है ना। अब देखो यहां पर टर्म को समझो। यहां पर है पुपूर्वता। क्या है? पुपूर्वता। और वहां पर है स्त्री पूर्वता। देखो यहां पर पुमंग है ना, और जायांग की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? क्या है? पिस्टल। स्त्री केशर, अंडक। तो इसे स्त्री पूर्वता। यहां पर पहले कौन परिपक्व होता है? पुपूर्वता में परागकोश पहले परिपक्व होता है और जायांग बाद में परिपक्व होती है। जब तक अपने परागण अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं उसके बाद इसकी जो जायांग है बेटा वो क्या होती है? ग्राही होती है। जायांग की जो वर्ती काग्र है वो क्या होती है? ग्राही होती है। देखो पुपूर्वता का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पर। जब परागकोश वर्तिकाग्र के ग्राही होने से पूर्व या वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व होता है, वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व होता है,
तो उसे क्या कहते हैं? पुपूर्वता। अब स्त्री पूर्वता की परिभाषा बताओ। पहला शब्द आ जाएगा यहाँ पर, वहां पर वर्तिकाग्र पहले, परागकोश बाद में। जब स्टिग्मा परिपक्व होने, स्टिग्मा का परिपक्व होने का मतलब है बेटा ग्राही होना। जायांग का परिपक्व होने का मतलब है ग्राही होना। अंडक का परिपक्व होने का मतलब है ग्राही होना, ग्रहण करने योग्य बनना। जब वर्तिकाग्र परागकोश से पूर्व परिपक्व होता है या परिपक्व होती है तो उसे क्या कहते हैं? अपन स्त्री पूर्वता कहते हैं ना। भिन्न काल पक्वता पुमंग व जायांका भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होना, इसे अपन दो भागों में बांटते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब यह है कि परागकोश पहले परिपक्व होता है और वर्तिकाग्र या जायांग बाद में, या वर्तिकाग्र बाद में क्या होती है? परिपक्व होती है। इसी प्रकार स्त्री पूर्वता का मतलब ये है कि जो वर्तिकाग्र है या जायांग पहले परिपक्व होता है और परागकोश बाद में परिपक्व होता है। ठीक, अर्थात जब वर्तिकाग्र परागकोश से पूर्व परिपक्व होती है तो उसको क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। और जब परागकोश वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व होती है तो वो क्या कहलाती है? पुपूर्वता कहलाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें। देखो, पुपूर्वता के बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोटोएंड्री है वो किसमें पाई जाती है? वो बेटा गुड़हल में होती है। किसमें होती है? गुड़हल में पाई जाती है, कपास में पाई जाती है, सूरजमुखी में होती है, इसके अलावा साल्विया में पाई जाती है। किसमें होती है? साल्विया में। गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी में, साल्विया में क्या पाई जाती है? पुपूर्वता पाई जाती है। इसलिए इन पादपों में प्राय या इन पुष्पों में प्राय कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है। ठीक, अब स्त्री पूर्वता की बात करें अपन। ये जो स्त्री पूर्वता है वो बेटा ब्रैसिकेसी व रोजेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। ब्रैसिकेसी व रोजेसी किसमें होती है? कुल के पादपों में होती है। ब्रैसिकेसी एवं रोजेसी कुल के पादपों में क्या पाई जाती है? प्रोटोगाइनी पाई जाती है। और इन पादपों में प्राय जो रोजेसी, जैसे गुलाब है, गुलाबत है ना, रोजेसी कुल के पादपों में स्त्री पूर्वता, अर्थात इन पादपों में क्या होता है? पर परागण होता है। जैसे मैं बात करूं, कुछ पुष्पों के नाम बता देता हूं। जैसे चंपा है, बरगद है ना, एरिस्टोलोकिया है, चंपा, बरगद, एरिस्टोलोकिया, इन पुष्पों में बेटा क्या पाई जाती है? स्त्री पूर्वता। और स्त्री पूर्वता पाए जाने के कारण उनमें क्या होता है? स्वयं परागण होता है। ठीक, अब आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और तीसरा कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगा, तीसरा अनुकूलन मैं आपको बताऊंगा। तीसरा अनुकूलन है स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेरिलिटी। क्या है? स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेरिलिटी। देखो, बंधता का मतलब जानते हो है ना? बंधता का मतलब है वो जनन में भाग नहीं लेते या जननक्षम नहीं होते। क्या नहीं होते? जननक्षम नहीं होते। तो क्या होता है कि मान लिया एक पादप है और उसके पुष्प के परागकण है ना, एक पादप के पुष्प के परागकण, ठीक, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, उसी पुष्प की बेटा किस पर? वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं।
ये परागकण इसकी कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन स्थानांतरित तो हो जाते हैं, लेकिन ये अंकुरित नहीं हो पाती या इनका अंकुरण नहीं होता। तो उस गुण को क्या कहते हैं अपन, स्वयंबंधता कहते हैं। स्वयंबंधता से तात्पर्य है एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प की या उसी पौधे पर लगे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या नहीं हो, अंकुरित नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन, स्वयंबंधता कहते हैं। अब दूसरे पादप पर जब ये परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वहां क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक, खुद के पे तो अंकुरित हुए नहीं, लेकिन जब दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर ये स्थानांतरित होते हैं तो वहां क्या हो जाते हैं, ये अंकुरित हो जाते हैं। अर्थात ये जो गुण है, ये जो विशेषता है, ये जो अनुकूलन है, किसको प्रेरित करती है, पर परागण को क्या करती है, प्रेरित करती है। ये कई पादपों में पाई जाती है। अगर इसके एग्जाम्पलों की बात करें अपन, जैसे राखी बेल है, क्या है, राखी बेल पैसीफ्लोरा, राखी बेल पैसीफ्लोरा, अंगूर वाइटिस, क्या, अंगूर वाइटिस, सेब मैलाश, इसके अलावा पिटूनिया। ये जो पादप हैं या इनके जो पुष्प हैं बेटा, उनमें क्या पाई जाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। अर्थात इनमें कभी भी क्या नहीं हो सकता, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके चौथे कैरेक्टर के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूं। चौथे कैरेक्टर की बात करें, वो है अवरुद्ध परागणता, हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता, हर्कोगेमी। देखो, अवरुद्ध मतलब कोई ना कोई बैरियर है। क्या है, कोई ना कोई क्या है, बैरियर है। तो बैरियर किसके मध्य होता है, कोई प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध होता है, संरचनात्मक बैरियर होता है। वो किसके मध्य होता है, मान लिया एक पुष्प है और वो पुष्प है द्विलिंगी। कैसा है बेटा, द्विलिंगी पुष्प है। ये मैं बना रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ लिंगता ही शो कर रहा हूं। है ना, इस पर पुमंग भी है और जायांग भी है। क्या है, पुमंग और जायांग है। अब इनमें कोई प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध है। कैसा अवरोध, कि जो प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध होने के कारण इस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या नहीं होते, पहुंच नहीं पाते। अर्थात कह सकते हैं जो परागकोश होता है और जो वर्तिकाग्र होती है उसके मध्य, किसके मध्य, परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक संरचनात्मक क्या होता है, अवरोध होता है। क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है ना बेटा, उसके अवरोध के कारण क्या नहीं होता, स्वयं परागण नहीं होता, लेकिन इसके परागकोश के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और वहां पर जब पहुंच जाते हैं तो कौन सा परागण होता है, पर परागण होता है। क्या होता है,
पर परागण होता है। अब सुनो, अब इसके एग्जाम्पलों की बात करें अपन, किसके, जो कैरियोफिलेसी कुल के पादप हैं, कैरियोफिलेसी कुल के पादप, और कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में क्या पाई जाती है, हर्कोगेमी पाई जाती है। इसके अलावा एक पादप है, उसका नाम है ग्लोरियोसा, 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 और उसका सामान्य नाम है, हिंदी नेम है कलीहारी। क्या नाम है, कलीहारी, क्या है, कलीहारी। और इसमें क्या पाई जाती है, इन दोनों पादपों में बेटा क्या पाई जाती है, इन दोनों पादपों में पाई जाती है हर्कोगेमी पाई जाती है। एक और कैरेक्टर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट कैरेक्टर, वो है विषमवर्तिकात्व। क्या है, विषमवर्तिकात्व, हेटेरोस्टाइली। विषम वर्तिकात्व, हेटेरो स्टाइली। समझ में आ गया, स्टाइल, स्टाइल मीन्स वर्तिका और हेटेरो मीन्स भिन्न भिन्न आकार। क्या है, भिन्न भिन्न आकार। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बेस्ट एग्जांपल एक पुष्प है बेटा, प्रिमुला। क्या है, प्रिमुला। जो प्रिमुला पादप हैं या इसके पुष्प हैं, इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक तो होते हैं दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प, दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प होते हैं, और एक होते हैं लघु वर्तिका युक्त पुष्प, लघु वर्तिका युक्त पुष्प। क्या होते हैं, एक तो दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प, दूसरे होते हैं लघु वर्तिका युक्त क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। अब जो दीर्घ वर्तिका है बेटा, उनमें जो पुंकेसर होते हैं वो छोटे होते हैं। इनमें पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे, और उनमें पुंकेसर बेटा कैसे होते हैं, उनमें पुंकेसर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। मैं चित्र के द्वारा बता रहा हूं आपको। ये कैसा हुआ, दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प है ना। वर्तिका इसकी क्या है, बहुत लंबी, और जो पुंकेसर है वो बेटा उनका आकार कैसा है, छोटा है ना। अगर उधर बात करें अपन, ये इसका पुष्पासन, ये वाली स्थिति है ना, जिसमें वर्तिका कैसी है, छोटी, और पुंकेसर बेटा कैसे हैं, लंबे। अब सोचो आप, देखो यहां पर जब इस पराग कोश का स्फुटन होगा तो क्या कभी भी परागकण इसकी वर्तिका अग्र पर पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंच सकते। ठीक, इधर देखो, जब ये इसकी पुंकेसर कैसा है बेटा, लंबा है। कैसा है, ये लंबा है। जब इस परागकोश का स्फुटन होगा तो परागकण कहाँ जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या इसकी वर्तिका अग्र पर आएंगे, कभी नहीं आते। इस स्थिति में क्या होता है, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और ये जो दीर्घ वर्तिका युक्त पुष्प हैं उनको कहते हैं बेटा अपन, जिनके पुंकेसर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनको कहते हैं अपन पिनऑइड। क्या कहते हैं बेटा इनको,
पिनऑइड कहते हैं। और जो लंबी वर्तिका वाले पादप पुष्प होते हैं उसको कहते हैं पैंथ्रमॉइड। क्या कहते हैं इसको? थ्रमऑइड ना। पिनऑइड क्या कहलाते हैं? दीर्घ वर्तिका वाले। और थ्रमऑइड क्या कहलाते हैं? लघु वर्तिका वाले पुष्प कहलाते हैं। इनमें कभी भी क्या नहीं हो सकता? स्वयं परागण नहीं हो सकता। और इस स्थिति में कौन सा परागण होता है? पर परागण ही होता है। अर्थात मैंने आपको पर परागण के लिए अनुकूलन या युक्तियां मैंने आपको 5 बताए हैं। एक लिंगता, एक लिंगी परिस्थिति में ही बेटा क्या होगा? हमेशा किसकी संभावना होती है या अधिकांश किसकी प्रायिकता होती है? पर परागण की, क्रॉस पॉलिनेशन की, भिन्न काल या डाइकोगेमी में भी किसकी? क्रॉस पॉलिनेशन की। सेल्फ स्टेरिलिटी में, स्वयंबद्धता में हमेशा क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। हर्कोगेमी में भी क्या होता है? या हर्कोगेमी किसको प्रेरित करती है? क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती है? प्रेरित करती है। और हेटेरोस्टाइली भी किसको प्रेरित करती है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेरित करती है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण है, इससे नई जातियों का विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। और रिकॉम्बिनेशन के फलस्वरूप जो संततियां उत्पन्न होती हैं, जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होती हैं, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और विभिन्नताएं ही विकास का क्या होती हैं? आधार होती हैं। क्या होती हैं? आधार होती हैं, जिससे नई जातियों का क्या होता है? विकास होता है। अगर अपन को नई किस्मों का क्या करना है? विकास करना है, तो अपन किसको प्रेरित करते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन को क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।